Namaskar, welcome to CCS CCA Rules 1965 classes, and now we are going to discuss the very important topic and very so called lengthy topic, that is rule number 14, procedure for imposing major penalties. So rule number 14 में प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है मेजर पेनल्टीज़ को इम्पोज करने का। ये प्रोसीजर फॉलो करने का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर गलत तरीके से चला गया तो पता चला किसी इनोसेंट को आपने बड़ी सज़ा दे दी, और अगर आपने प्रोसीजर में कहीं ना कहीं लैप्स कर दिया तो ये भी हो सकता है कि एक गलत आदमी किसी न किसी एस्केप वे से निकल जाए और जब कैट में जाए तो आपका डिसीजन ही क्वैश हो जाए। इसलिए रूल नंबर 14 को वर्बेटिम, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन फॉलो करना नितांत आवश्यक है फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। So first of all we will understand what is contained in rule number 14 of CCA rules 1965. So as of today की बात हम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि CCA रूल्स 1965 के रूल 14 में टाइम टू टाइम रूल्स, सब रूल्स ऐड होते रहे। सो एज ऑन डेट इसमें 24 सब रूल्स हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रूल नंबर 14 एक सिंगल रूल है और इसी में सब कुछ हो गया, आप सही सोच रहे हैं। इस रूल नंबर 14 में 24 सब रूल्स हैं, और ये जो 24 सब रूल्स हैं दे स्पेल आउट द मैंडेटरी एलिमेंट्स ऑफ रेगुलर इंक्वायरी, राइट। सो इसमें 24 सब रूल्स हमें पढ़ना है। Since the outcome of the inquiry can change the career and life of a government employee, it is very important to follow the procedure stipulated in rule number 14 of CCA rules 1965। जो भी आउटकम होगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का, उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के आउटकम से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का कैरियर और लाइफ टोटल चेंज हो सकता है। इसलिए रूल को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। डिसीजन लेते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, लेट 99 कल्प्रिट्स बी फ्रीड, लेट 99 कल्प्रिट्स बी फ्रीड, बट नॉट इवन अ सिंगल इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड। चाहे 99 दोषियों को मुक्त कर दीजिए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डिमांड ऑफ principle of natural justice. So if the process is violated, the inquiry report may be quashed by the courts and action can be taken against the disciplinary authority also. So ये क्या है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग जो है दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की गर्दन काटते काटते कोर्ट के द्वारा अपनी भी गर्दन कट जाए। Not just the procedure, the time limit suggested for the completion of the inquiry is also important. ये टाइम लिमिट जितने हैं, ये टाइम लिमिट जो स्लीपिंग लोग बैठे हुए हैं, इंक्वायरी तो ऑर्डर कर देते हैं और लंबे समय तक खींच के लेकर चले जाते हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। जिस रूल ने, जिस रेगुलेशन ने CCA उनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में खींच के ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया है, उसी रूल रेगुलेशन ने टाइम लिमिट भी फ्रेम किया है। तो अगर आपको CCS रूल मानना है तो टाइम लिमिट भी आपको मानना ही पड़ेगा। अगर 6 मंथ का टाइम दिया है, 6 मंथ में पूरा कीजिए। राइट और रॉन्ग जो होता है लेट देम बी डिसाइडेड। इसको अगर सिविल कोर्ट की तरह 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक खींचते रहेंगे, ये अच्छा सुकून नहीं है, ऐसा नहीं करना है। Let us see the sub rules of rule 14 which stipulate the inquiry procedure. So इसके जो 24 सब रूल्स हैं, ये ही इंक्वायरी प्रोसीजर को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सब रूल 1, अभी हम रूल 14 ही पढ़ रहे हैं। रूल 14 में सब रूल 1 2 3 4 ऐसे लगा हुआ है। नो मेजर पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड विदाउट इंक्वायरी।
सो क्लियर कट माइंड में रख लीजिए, मेजर पेनाल्टी इम्पोज करने के लिए इंक्वायरी होनी ही चाहिए। इंक्वायरी के बाद ही आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि उन पर पेनाल्टी इम्पोज करनी है या नहीं करनी है। विदाउट इंक्वायरी मेजर पेनाल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड। इंक्वायरी कैन बी डन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इटसेल्फ और इट मे अपॉइंट अनदर इंक्वायरी अथॉरिटी। सो क्या है, इंक्वायरी जो है, आईओ जो उसको बोलते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है, इंक्वायरी ऑफिसर जो है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी स्वयं भी इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में देखा गया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी स्वयं में इंक्वायरी ना करके किसी और ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर देती है। इंक्वायरी आईओ उनको अपॉइंट कर देती है और अपने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनी रहती है। बट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो इसे स्वयं भी इंक्वायरी कर सकती है। इफ द इंक्वायरी इज प्रपोज टू बी कंडक्टेड, फर्स्ट अ चार्ज शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड. इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड ड्यूली साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. सो अगर आपको इंक्वायरी कंडक्ट करना ही है, अगर इंक्वायरी कंडक्ट करना है तो चार्जशीट प्रिपेयर करना पड़ेगा. चार्जशीट का एक फॉर्मेट होता है एंड इट शुड बी साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. सब रूल नंबर 4, चार्जशीट इज टू बी डिलीवर्ड टू द एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, चार्ज्ड पर्सन बोलते हैं. So charge sheet is to be delivered to the charged officer and his reply is to be contained in the specified time limit. So charge sheet को क्या करना है, charged officer को देना है और उनसे रिप्लाई लेना है. एक टाइम दे देना है उनको और उस टाइम के भीतर उनसे उसका चार्ज शीट का रिप्लाई लेना है. 5th में क्या है, एक्शन कैन बी टेकन इन द केस ऑफ एडमिटेड चार्जेस. जो रिप्लाई आप लेंगे चार्जशीट का, चार्जशीट के रिप्लाई में अगर चार्ज्ड ऑफिसर एडमिट करते हैं अपने गिल्ट को, तो जैसे ही वो एडमिट करते हैं गिल्ट को, उसके अनुसार उन पर पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है. अदरवाइज इंक्वायरी में बी कंडक्टेड इनटू द चार्जेज विच आर नॉट एडमिटेड. जो भी चार्जेज उनके अगेंस्ट में लगाए जा रहे हैं, या तो वो चार्ज को एडमिट करेंगे और नहीं तो डिनाई करेंगे. अगर चार्ज एडमिट कर लिए तो बिना इंक्वायरी के यहीं पे इंक्वायरी समाप्त हो जाएगी और उनको पनिश कर दिया जाएगा. और अगर उन्होंने चार्ज डिनाई कर दिया तो यहाँ से इंक्वायरी फर्दर आगे बढ़ेगी. सो अब यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रेजेंट द केस. यहाँ पर क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर किया जाएगा. प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, किस लिए, टू प्रेजेंट द केस. डीए प्रोवाइड्स द आईओ. यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी होगा और यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर भी होगा, आईओ भी होगा. उसके बाद से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रोवाइड्स द आईओ a copy of the appointment order of the IO, copy of charge sheet along with its enclosures, proof of serving charge sheet to the charged officer, copy of the reply of the charged officer to the charge sheet and copy of the order of appointment of presenting officer. So 6th पॉइंट में ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होगी, यहाँ पर आते आते 5th पॉइंट तक आते आते प्रेजेंटिंग ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर, इन दोनों का अपॉइंटमेंट हो चुका है. अब जैसे अपॉइंटमेंट हो जाता है तो 6th में क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है इंक्वायरी ऑफिसर को, इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाएगी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाएगी, चार्ज शीट की कॉपी दिया जाएगा उसके इंक्लोजर के साथ, और चार्ज जो है सर्व हुआ है चार्ज ऑफिसर को, उसका प्रूफ दिया जाएगा, और जो रिप्लाई मिला है चार्ज ऑफिसर से वो उनको दिया जाएगा. सो इसमें जो 5 चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने वाली बात क्या है. 5 चीज़ें में एक तो अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ
प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तीसरा कॉपी ऑफ ए चार्जशीट, चौथा प्रूफ ऑफ सर्विंग चार्जशीट टू द चार्ज्ड ऑफिसर, एंड पांचवा कॉपी ऑफ रिप्लाई फर्निश्ड बाय द चार्ज्ड ऑफिसर टू द चार्जशीट। सो ये 5 चीज़ें हमें आईओ को देना है। मुझे लगता है ये आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सब रूल 7 में द आईओ विल इशू नोटिस टू द सीओ एंड पीओ थ्रू द रेस्पेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफिसेस फॉर हिज प्रिलिमिनरी हियरिंग। द सीओ शैल अपीयर बिफोर द आईओ विद इन 10 days। सो क्या है यहाँ पर, इंक्वायरी ऑफिसर नोटिस इशू करेगा, किसको, चार्ज ऑफिसर को और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को। इंक्वायरी ऑफिसर जो है नोटिस इशू करेंगे, समन इशू करेंगे चार्ज ऑफिसर को और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को प्रेजेंट होने के लिए, और ये दोनों प्रेजेंट होंगे। 8वीं में क्या है, द चार्ज ऑफिसर कैन टेक असिस्टेंस ऑफ डीए। सो यहाँ पर क्या है, डिफेंस असिस्टेंट यहाँ पर है। यहाँ का जो डीए है, इससे पहले वाला जो डीए था वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी, यहाँ पर जो डीए है वो डिफेंस असिस्टेंट है। सो अगर जो चार्ज ऑफिसर हैं जिनके अगेंस्ट में चार्ज लगा हुआ है, ही कैन टेक असिस्टेंस ऑफ सम डिफेंस असिस्टेंट। डिफेंस असिस्टेंट कोई उनका वर्किंग स्टाफ भी हो सकते हैं, कोई रिटायर्ड स्टाफ भी हो सकते हैं, और कोई लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं। लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर तभी रखा जाएगा जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी लीगल ऑफिसर हो। अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल ऑफिसर नहीं है तो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं रख सकते हैं। सब रूल 9, ऑन द डेट ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग द आईओ शैल आस्क द सीओ वेदर ही रिसीव्ड द चार्जशीट, अंडरस्टूड इट, एडमिट्स और डिनाइज। ठीक है। सो सब रूल 5 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। ओपनिंग होते ही प्रिलिमिनरी हियरिंग में जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो चार्ज्ड ऑफिसर से, जिस पर एलिगेशन लगा है, उस दोषी जिस पर दोष लगा हुआ है, सो जो एलिगेशन लगा हुआ है उस अभियुक्त से वो पूछेंगे कि क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिली। वो बोलेंगे हाँ। आपने उसको समझ लिया, वे बोलेंगे हाँ। तो समझने के बाद से उसमें से जो जो चार्ज लगे हैं आप उसको एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। तो नंबर 10 में क्या है, अगर एडमिट कर लेते हैं, अगर 2-4 चार्ज है उसमें से कुछ एडमिट करें या सारे एडमिट करें, सो जो एडमिट कर लेते हैं उसको आईओ विल रिकॉर्ड द सेम इन द डेली ऑर्डर शीट। डेली ऑर्डर शीट को हम लोग DOS बोलेंगे। सो अगर चार्ज ऑफिसर ने कुछ एलिगेशन कुछ चार्ज जो हैं उनको अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, तो उसको डेली ऑर्डर शीट में एंट्री किया जाएगा, चार्ज ऑफिसर से उसमें साइन लिया जाएगा एंड इसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास सबमिट कर दिया जाएगा। और या तो वो चार्ज को एडमिट नहीं करते, वो डिनाई करते हैं। तो डिनाई करते हैं तो कंटिन्यू टू इंक्वायर इनटू द डिनाइड चार्जेस। सो 10th में ये बता रहे हैं कि 10th तक आते आते चार्जशीट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर चार्जशीट के बारे में जानने के बाद से जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, जिस व्यक्ति को के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, सो उस आरोपी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप चार्ज कबूल करते हैं। अगर वो कबूल करते हैं तो वहीं के वहीं उसकी नोटिंग करके और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज दी जाएगी, वो वहाँ पर एक्शन लेंगे। अगर एडमिट नहीं करते हैं तो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। तो वो 11th में दिया हुआ है डिनायल। जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे कोई भी चार्ज एक्सेप्ट नहीं, गलत, ये सारे चार्ज गलत है, मेरे अगेंस्ट में गलत फ्रेम हुए हैं, तब आईओ विल डायरेक्ट पीओ टू प्रूव द आर्टिकल ऑफ चार्जेस। अब इंक्वायरी अफसर जो है प्रेजेंटिंग अफसर को बोलेंगे कि जो भी आपने आरोप लगाया है उसको प्रूव कीजिए।
Charged officer will be directed to inspect the original documents listed in Annexure 3 of the charge sheet in the next 5 days and submit a list of additional document and witnesses if any in his defense. So यहाँ पर क्या किया जाएगा, चार्ज ऑफिसर को, जहाँ पर एक तरफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर को मौका दिया जा रहा है कि अपना जो एलिगेशन है उसको प्रूव कीजिए, वहीं पर चार्ज ऑफिसर को ये मौका दिया जाएगा कि आप अपने डिफेंस में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट ला सकते हैं वो लाइए, जो कुछ भी विटनेस ला सकते हैं उसको प्रेजेंट कीजिए। सब रूल 12th में द आईओ टू रिसीव एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चार्ज ऑफिसर एग्जामिन एंड रिटेन देम फॉर रेफरेंस। 13 में द कस्टोडियन ऑफ सच डॉक्यूमेंट विल गेट दोज डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय द चार्ज ऑफिसर एंड प्रोवाइड कंफर्मेशन रिगार्डिंग द सेम टू द आईओ। 14 में ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर रेगुलर हियरिंग, इससे पहले क्या था, प्रिलिमिनरी हियरिंग था, ये प्रिलिमिनरी हियरिंग 9th में था, अभी यहाँ पर यहाँ गया है रेगुलर हियरिंग 14 में। द आईओ शैल डायरेक्ट द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच विल बी टेकन एज प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट्स। सो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा। द पीओ शैल कंडक्ट द एग्जामिनेशन, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद से विटनेस का अब जो है एग्जामिनेशन होगा। सो जिन्होंने एविडेंस लॉ पढ़ा है, एविडेंस एक्ट पढ़ा है, एविडेंस एक्ट में एक प्रोसेस दिया हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस का, और उसमें क्या है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, मतलब जो पार्टी बुलाई है, जिस पार्टी का वो विटनेस है वो पार्टी उससे कुछ सवाल जवाब करेगी इंक्वायरी अफसर के सामने, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। जिस पार्टी ने बुलाया है अपने एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, वो पार्टी अपने विटनेस से जो कुछ भी सवाल जवाब करेगी उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। सो पहला मौका दिया जाएगा प्रेजेंटिंग अफसर को अपना विटनेस ला करके एग्जामिनेशन इन चीफ कराने के लिए। जब उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा तो अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है एग्जामिनेशन इन चीफ करा रहे हैं अपने विटनेस से, तो उनके विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे चार्ज ऑफिसर या इनके जो डिफेंस असिस्टेंट हैं। ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे एविडेंस मैकेनिज्म में। क्रॉस एग्जामिनेशन में हम जो ये विटनेस दिए हैं, इस विटनेस की हम सत्यता को, इनको हम तोड़ते हैं, इनकी सत्यता को, कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, इनके झूठ को साबित करने का प्रयास किया जाता है। ये जो कह रहे हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है बिफोर द इंक्वायरी अफसर। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए इशू आते हैं तो फिर से री एग्जामिनेशन किया जा सकता है प्रेजेंटिंग अफसर के द्वारा, और री एग्जामिनेशन के बाद आईओ कैन ऑल्सो आस्क एनी क्वेश्चन फॉर बेटर क्लैरिटी। तो जो विटनेस प्रोड्यूस किए गए हैं उनसे आईओ भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जहाँ पे डाउट हो वहीं पे, नॉट एज ए जनरल रूल। उस जब इनका काम हो गया तब 10th में द आईओ मे अलाउ द प्रेजेंटिंग अफसर टू प्रोड्यूस एनी न्यू एविडेंस, कॉल न्यू एविडेंस। अगर इसके बाद भी अगर कोई न्यू एविडेंस है तो आप उसको लाइए, और नहीं तो अब मौका दिया जाता है चार्ज ऑफिसर को। चार्ज ऑफिसर विल बी अलाउड टू इंस्पेक्ट द न्यू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड आफ्टर ए गैप ऑफ 3 days। और 15 में जो काम हो रहा है आफ्टर द क्लोज ऑफ द केस ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द चार्ज ऑफिसर विल बी आस्क्ड टू बाय द आईओ टू स्टेट हिज डिफेंस। सो जो काम पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने किया था, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने पहले एग्जामिनेशन इन चीफ किया, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उनके अपोजिट पार्टी द्वारा, फिर री एग्जामिनेशन हुआ। ये सेम प्रोसेस अब चार्ज ऑफिसर करेंगे अपने विटनेस के तरफ से। जो भी चार्ज ऑफिसर हैं अपने डिफेंस में जो विटनेस लेकर के आए हैं उनसे वे अपना एग्जामिनेशन इन चीफ कराएंगे। डिफेंस विटनेस से प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है क्रॉस एग्जामिन करेंगे, री एग्जामिन करेंगे, ये सारा प्रोसेस उसमें भी चलेगा। उसके बाद से इफ़ द चार्ज ऑफिसर डज नॉट चूज टू बिकम हिज ओन विटनेस, अच्छा ऐसा है जो चार्ज ऑफिसर हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने तरफ से स्वयं भी विटनेस बन सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं अपने पक्ष में।
अगर ऐसा वे नहीं कर पाते हैं तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल अप्रेज हिम अबाउट द circumstances appearing against him and conduct a mandatory general examination। इसको क्या बोलते हैं? मैंडेटरी जनरल एग्जामिनेशन। दो ऑप्शन है, या तो चार्ज्ड ऑफिसर अपने डिफेंस में स्वयं को विटनेस के रूप में वहाँ पर खड़े करें और अपनी बातों को वहाँ पर रखें। अगर नहीं रख पाते हैं तो इंक्वायरी ऑफिसर उनको बताएंगे कि लिसन, द इंक्वायरी is leading towards putting you some allegation, proving some allegation against you। जो इंक्वायरी हो रही है वो आपके अगेंस्ट में जा रही है, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे, एंड वो जो चीज़ें हम इंक्वायरी अफसर बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मैंडेटरी जनरल एग्जामिनेशन। बाय पोजिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस टू हिम सो दैट ही कैन एक्सप्लेन हिज केस। After the hearing of witness is over, the inquiry authority may direct the presenting officer and charge officer। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों पार्टी का हियरिंग ओवर हो गया, 18 तक दोनों पार्टी का हियरिंग ओवर हो गया। सब रूल 19 में जब हियरिंग ओवर हो गया तब इनसे क्या कहा जाएगा, सम अप देयर केस ओरली और परमिट देम टू फाइल देयर। अब यहाँ पर क्या होता है, अपना जो आपने आर्गूमेंट किया है वो आर्गूमेंट या तो यहाँ पर आप सामने की प्रूफ कीजिए, और नहीं तो जो कुछ भी अभी तक का हो गया है उसको आप रिटेन स्टेटमेंट में दे दीजिए। तो जनरली वो क्या करते हैं, इफ़ इट इज़ ओरल इट विल बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड कॉपीज विल बी गिवन टू ईच अदर। द चार्ज ऑफिसर विल बी डायरेक्टेड टू सबमिट हिज रिटेन ब्रीफ टू द IO ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ब्रीफ ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। सो क्या है, जो ब्रीफ है सबसे पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर को देना है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ब्रीफ दे देंगे, उसको वो देख लेंगे और तब चार्ज्ड ऑफिसर जो है अपना ब्रीफ उनके पास सबमिट करेंगे। ये जो ब्रीफ हो रहा है ये टोटल विटनेस एविडेंस सिस्टम समाप्त होने के बाद की बात हो रही है। इफ द चार्ज ऑफिसर डज नॉट सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस और डज नॉट अपीयर इन पर्सन बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी और अदरवाइज फेल्स टू कंप्लाई विद दिस रूल द इंक्वायरी कैन बी हेल्ड एक्स पार्टी। सो यहाँ पर 19 तक जो है आपका समाप्त हो गया है करीब करीब। 20 में ये बता रहे हैं कि अगर चार्ज्ड ऑफिसर कोई रिटन स्टेटमेंट ही नहीं देते, अपीयर ही नहीं होते, डेजर्टर हो गए हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो और जो भी उनके अगेंस्ट में एलिगेशन तो लगेंगे ही क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्ट किया है। बट जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी जो इनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एक्स पार्टी भी चल सकती है। इंक्वायरी कैन बी हेल्ड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब एक तरफा, एक्स पार्टी मतलब एक तरफा, दो पार्टी होनी चाहिए, दो तरफ से होने चाहिए, एक तरफ वाले नहीं आ रहे हैं तो लंबे समय तक उनको टाइम देने के बाद से ये कंफर्म कर लें कि वो नोटिस उनके पास पहुंच चुका है और जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक्स पार्टी इंक्वायरी भी की जा सकती है। मेजर पेनाल्टी शुड बी इम्पोज्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ओनली, ये 21 में दिया हुआ है। 22 में इफ़ द IO इज चेंज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी द सक्सेसर IO शैल प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच द प्रोसेसर हैज़ लेफ्ट। 22 में बता रहे हैं कि अगर IO चेंज हो जाते हैं तो दूसरा IO जो आएंगे वो वहाँ से उस प्रोसीडिंग को शुरू करेंगे जहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है उसके आगे से करेंगे। 23 में इंक्वायरी रिपोर्ट शैल कंटेन, अच्छा अब इसके बाद से क्या होगा, इंक्वायरी अफसर जो होंगे इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा, आर्टिकल्स ऑफ चार्ज एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन फॉर ईच मिसकंडक्ट, डिफेंस ऑफ चार्ज ऑफिसर टू ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, असेसमेंट ऑफ एविडेंस इन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल एंड द रीजन्स देयर फॉर। सो जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे इंक्वायरी अफसर उसमें वो मेंशन करेंगे कि चार्ज उसमें क्या क्या है, उनके अगेंस्ट में क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। उसके बाद से डिफेंस ऑफ द चार्ज अफसर टू, और जितने भी चार्ज लगे हैं, जितने भी इम्पुटेशन लगे हैं उनके अगेंस्ट में चार्ज अफसर का डिफेंस क्या है। उसके बाद से असेसमेंट ऑफ एविडेंस इन ईच आर्टिकल, दोनों पार्टी को सुनने के बाद से इंक्वायरी अफसर को क्या सही लग रहा है
और उसके बाद से फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल एंड द रीजन्स देयर ऑफ, और उसके बाद से वो किस नतीजे पे पहुँचे हैं और वो जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसका रीजन क्या, उसका ग्राउंड क्या, उनका बेसिस क्या है, इसी को बोलते हैं रीजन्ड डिसीजन, इसको बोलते हैं साउंड डिसीजन। स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। सब रूल 24 इज सपोज टू बी द लास्ट सब रूल। इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। जिस दिन इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता है वहाँ से 6 month के अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। When extension is sought, not more than 6 month extension at a time can be given. So 6 month में आपको इंक्वायरी कंप्लीट कर देनी है। किसी कारण से अगर 6 month में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है तो इंक्वायरी ऑफिसर अनदर 6 month का मैक्सिमम अनदर 6 month का एक्सटेंशन मांग सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी इंक्वायरी 12 month से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड होनी चाहिए। जनरली इन 6 month, अदरवाइज मैक्सिमम इन 12 month इट शुड बी कंप्लीटेड। तो ये जो रूल 14 में सब रूल्स जितने हैं 1 to 24, इनमें जो पूरा का पूरा इंक्वायरी का प्रोसेस दिया हुआ है ये एक बार से बड़ी सिस्टमेटिक है, बड़ी लॉजिकल है। एक बार समझ लेने के बाद से इसमें कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जाता है। इसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसीडिंग को लेकर के लोगों के मन में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। उनको डर बहुत है कि ये प्रोसीडिंग बहुत बड़ी है, बहुत भारी है। ये प्रोसीडिंग बहुत हल्की है, बहुत आसान है। इसलिए इस वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसके आगे एक और वीडियो भी बनाया जाएगा इस सब्जेक्ट मैटर पर। आज का नीति श्लोक, आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तता मातरा स्मृता। अर्थात अपनी जननी, जननी किसको कहते हैं? माता को कहते हैं। सो अपनी माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजपत्नी, गाय और धात्री मतलब दूध पिलाने वाली माता और पृथ्वी, ये 7 माताएं कही गई हैं। कहने का मतलब कि हम जिनको माता कहते हैं उन माता के अलावा 6 और हमारी माताएं हैं, और इन माताओं को भी अपनी माता के बराबर ही दर्जा मिला हुआ है। अपनी माता के जैसी ही होती है गुरु की पत्नी। गुरु की पत्नी जो होगी वो भी हमारी माता होंगी। ब्राह्मण की पत्नी होंगी, वे भी हमारी माता होंगी। राजपत्नी मतलब रानी, रानी भी माता है। गाय तो हमारी माता है ही। धात्री कई बार क्या होता है कि माता से दूध नहीं निकल पाता है तो कोई और दूसरी माता होती है जो दूध पिला देती हैं और उससे बच्चे का पालन पोषण होता है, उनको धात्री कहते हैं। तो धात्री भी माता हुई, और ये पृथ्वी जिन्होंने हमें लालन पालन भरण पोषण किया है ये भी हमारी माता है। तो इस तरीके से इस पृथ्वी पर हमारी 7 माताएं हैं। अपनी जननी, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजपत्नी, गाय, धात्री और पृथ्वी। इनका अपनी माता के जैसा ही सम्मान करना चाहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। डिस्क्लेमर यह है कि इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉज शैल प्रिवेल।